एक कहावत भी है कि हाँ, पुलिस की ना यारी अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दुश्मनी तो बिल्कुल कहूँगा कि वो बिल्कुल बुरी है और ये अपराधियों के लिए बुरी है। आम जनता जो है वो हरियाणा में अपने आप को सेफ महसूस करे, इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? सर, हार्डकोर क्राइम की बात करते हैं, जैसे मर्डर वगैरह हो गया, वो घटनाएं भी पिछले दिनों में हमने देखा कि बढ़ रही हैं। तो उस पर कैसे लगाम लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है? हमारी पुलिस की टीम और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स जो एसटीएफ बनी हुई है, दोनों बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। नशे से निपटने के लिए हरियाणा की पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है? डायरेक्ट रूप से भी प्रहार कर रहे हैं। बाकी हमारे जिलों की जो नशा मुक्ति की टीम्स बनी हुई है, वो गांव-गांव जाकर सर्वे भी कर रही है कि कौन इसकी गिरफ्त में फंसे हुए हमारे युवा हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे डिजिटल अरेस्ट है या इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। कि अपराध समय के अनुसार बदलता रहता है। एक समय था जब डाकू होते थे, डकैतियां डालते थे। हमारे साथ आज अंबाला रेंज आईजी पंकज नैन, आईपीएस पंकज नैन मौजूद हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे उनके करियर के बारे में, और न सिर्फ करियर के बारे में बल्कि ये भी बातचीत करेंगे कि उनका सफर जो है किस तरह का रहा और हरियाणा में किस तरह से क्राइम पर जो है वो लगाम लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। और भी बहुत सारी बातें जो हैं उनसे होंगी, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका अब तक का ये सफर रहा उसमें किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने आए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, शुरुआत इसी बात से करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिस तरह की जिंदगी अब तक, या फिर आप ये कहें कि जिस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं उनसे गुजरकर आप यहाँ तक पहुंचे सर? शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? मेरा मानना है कि जिस जिंदगी में किसी तरीके का चैलेंज नहीं है, तो वो जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी माहौल में पला बड़ा हो, उसको ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़रूर लेने चाहिए। बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं आज की तारीख में, जो अगर चाहें तो नॉर्मली अपना जीवन सीधे तरीके से गुजार सकते हैं। उनको ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर उस ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा जिसमें आपने आकर कुछ किया नहीं। जी। तो चैलेंजेस आप ज़रूर लें ज़िंदगी में। मेरा पहला तो हमारे युवाओं से यही अनुरोध है। जहाँ तक मेरी बात है, ज़िंदगी में चैलेंजेस रहे, बहुत तरीके के रहे। जब मैं नौकरी में नहीं आया था तब भी चैलेंजेस थे। मैं एक बिल्कुल ही मध्यवर्गीय परिवार से था। परिवार भी बहुत बड़ा था, पिताजी अकेले ही कमाने वाले थे। और जिस मैं छोटे से शहर से आया था, वहाँ पर ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। उस टाइम इंजीनियरिंग कौन सा कॉलेजेस शहर सर? आपका जन्म कहाँ हुआ और शुरुआती पढ़ाई जो है वो कहाँ हुई? मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, तो हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्रों में उस टाइम उनकी पोस्टिंग रही। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन थे। तो मेरा जन्म तो पानीपत हुआ, उसके बाद मैं 8वीं क्लास तक कैथल में मैं रहा। और उसके बाद की मेरी सारी शिक्षा 12वीं तक की नरवाना हुई। नरवाना के बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था चंडीगढ़ में। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने 1-2 साल मारुति में प्राइवेट जॉब की, और फिर मेरी सिलेक्शन हरियाणा सिविल सर्विसेज में हो गई थी। तो वहाँ पर मैंने 2 साल के करीब नौकरी की। उसके बाद मेरी सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू आईपीएस में हो तो गई। सर, ये कैसे एक तरफ तो आप जॉब कर रहे थे मारुति में और अच्छी आपकी सैलरी भी, तो फिर कैसे शिफ्ट हुआ कि हाँ मुझे यूपीएससी में जाना है या फिर मुझे आईपीएस बनना है? ज़िंदगी में अजीब-अजीब जगह पर कुछ-कुछ मोड़ आते रहे और कुछ-कुछ चैलेंजेस आते रहे। तो उन चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता रहा। जैसे मैंने कहा कि जिस मैं छोटे से टाउन से आया था, मुझे 11वीं तक तो वहाँ पर ये भी नहीं पता था कि ये इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में एडमिशन किस तरीके से होता है। 11वीं के मध्य में किसी ने मुझे बताया कि इस तरीके से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की। कोई कोचिंग नहीं होती थी। लकीली हमारे टीचर्स स्कूल के काफ़ी अच्छे थे। तो उन्हीं ने जो पढ़ाया उसी से हमारा आगे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में आया, तो जब लास्ट में इंजीनियरिंग ख़त्म होती है तो बच्चे
अपना अपना करियर चूज़ करते हैं। कोई जीआरई की तैयारी करने पे लग गया, कोई जीमैट की, कोई एमबीए की तैयारी करने पे लग गया। उस समय भी किसी ने कहा कि ये तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, तो एक ये यूपीएससी की तैयारी है। इसको करके लोग एचसीएस लगते हैं, इसको करके लोग आईएएस लगते हैं। तो तब मैंने सोचा कि ये कुछ अलग ही फ़ील्ड है, हम इसको चूज़ करते हैं। तो तब मैंने हल्की-फुल्की इसकी तैयारी शुरू की, इसका कुछ आइडिया आया, पर एकदम इसको क्रैक करना पॉसिबल नहीं था। और जो युवा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा पेशेंस का फ़ील्ड है। इसको ये नहीं कि आप 3 महीने तैयारी करोगे और आपको रिज़ल्ट आ जाएँगे। जी। इन बिटवीन मेरी, जैसा मैंने कहा कि नौकरी लग गई थी, तो मैं नौकरी करने चला गया। पर ज़िंदगी में यही था कि कुछ ना कुछ आगे जो इस सरकारी नौकरी जो यूपीएससी के थ्रू मिलती है, इसकी हम तैयारी करें। पर यूपीएससी बहुत बड़ा उस टाइम एक पहाड़ सा दिखता था। जी। और ये किस सन की बात हो रही है सर, जब आप तैयारी कर रहे थे या जॉब भी कर रहे थे? ये सन 2001-2002 की बात है। जी। और 2002 में फिर मैंने एचसीएस की तैयारी शुरू की, एचसीएस का एग्ज़ाम दिया। 2003 में मेरी सिलेक्शन हुई उस एचसीएस के एग्ज़ाम में हरियाणा में तहसीलदार के रूप में। जी। तो वो तहसीलदार की नौकरी मैंने 1 डेढ़ साल की, उसके साथ-साथ मैं दोबारा फिर तैयारी करता रहा, एचसीएस की तैयारी कर रहा था। अगले साल फिर एचसीएस का एग्ज़ाम दिया, तो एचसीएस के एग्ज़ाम में रैंक 1 और 2 आया, मतलब सेम ही नंबर थे हमारे 1 और 2 के। वहाँ पर किसी कारण से वो बैच की जॉइनिंग नहीं हो पाई, और वो बैच की जॉइनिंग ना होने के कारण वो कोर्ट में केस चला गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, 1 डेढ़ साल हम कोर्ट में लड़ते रहे। जी। उसके बाद पता चला कि ये तो अभी लंबा रास्ता है। तो फिर मुझे लगा कि इस यूपीएससी को भी एक बार हेड ऑन लिया जाए, और तब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2006 की ये बात है। तो 2006 में मैंने तैयारी शुरू की। लकीली उस साल मेरा पहली अटेम्प्ट में यहाँ सिलेक्शन हो गया और हरियाणा काडर मिल गया। तब से मैं इस जॉब में हरियाणा में नौकरी सर, कर रहा हूँ। जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी किस तरह से, मतलब आपने कोई इंस्टीट्यूट चुना या फिर आप अपने लेवल पे ही तैयारी कर रहे थे? शुरुआत की तैयारी मैंने अपने लेवल पे शुरू की, और जो इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ से कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह मैं ले आता था। जब ये मैं दिल्ली, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर की इंस्टीट्यूट्स या फिर हरियाणा के ही? हरियाणा की कुछ लोग कोचिंग दे रहे थे उस समय, और उनसे मैं नोट्स वगैरह ले लेता था। कुछ एक जगह 1-1, 2-2 महीने की मैंने कोचिंग भी, काफ़ी बिखरा-बिखरा सा मेरा रहा, कोई जी। स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी नहीं थी। पर उस तैयारी को करने के पीछे का क्या मकसद है वो मुझे समझ में आ गया कि आपको ये जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में लिख कर आना है। जी। तो आप जिस भी तरीके से करें, आप खुद पढ़ के करें, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कहाँ से पढ़ के तैयारी की है, उसको तो आपका एग्ज़ाम देखना है। तो वो आपका एग्ज़ाम कितना अच्छे तरीके से आप हो सकता है, उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखा, और किस सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा कर सकता हूँ उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए 2-2, 3-3 महीने के लिए मैं किसी कोचिंग सेंटर की मैंने हेल्प ली है। दिल्ली में भी मैं गया हूँ कुछ एक कोचिंग सेंटर्स में, पर रेगुलर मैं 1-1, 2-2 साल के लिए किसी सेंटर्स में नहीं गया, जी। और कुछ एक सब्जेक्ट खुद भी पढ़े, और इस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए। जी। सर, जैसे कि आपने भी शुरुआत में कहा और हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत टफ होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं, 7 साल, 8 साल, कोई 10 साल भी इसके लिए प्रिपरेशन करता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसका हो गया, चाहे उसने 4 साल लगाए, चाहे 5 साल लगाए, एक व्यक्ति जिसका 10 साल बाद या 8 साल बाद भी यूपीएससी में नहीं हुआ, उम्र निकल गई और अब उसके पास जो है वो कोई चारा नहीं है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, मैंने 8 साल इसको दे दिया लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये 8 या 10 अटेम्प्ट लेने के बजाय आपको 3 अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपका होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो आपके ज़िंदगी के इतने साल ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं कि आप अपने करियर को दूसरे तरीके से ना सोच सकें। और 3 अटेम्प्ट के बाद आप अपना एक सेकेंडरी करियर ज़रूर शुरुआत कर दें उसकी, जिसमें आप का जो भी इंटरेस्ट हो या आपकी जो भी हॉबी हो। जी। और जो सेकेंडरी करियर है उसके साथ-साथ आप फिर बाद में अपना एग्ज़ाम, अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं एग्ज़ाम को लिख सकता हूँ, तो उसको लिख दें, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको फिर पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम के समय ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को
बगैर किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या सेकेंडरी करियर को बनाए हुए 8-8 10-10 साल तक धकेलना भी अच्छा नहीं है। मेरा तो व्यक्तिगत राय यही है कि आपको 3 एक अटेम्प्ट इसमें या 3 साल इसमें आप लगाने चाहिए। जी, उसमें अगर आपका होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो आपको अपना कोई सेकेंडरी करियर ज़रूर शुरू कर दें। आज की तारीख में बहुत सारे करियर्स हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, उसी की वैल्यू है। सभी यूपीएससी पास की हो की इस देश में वैल्यू नहीं है, या सभी डॉक्टर्स की इस देश में वैल्यू नहीं है, सभी इंजीनियर्स की वैल्यू नहीं है। जो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसी की वैल्यू है, फील्ड चाहे जो मर्जी हो। जी, तो आप अपना जो कोर फील्ड है, दूसरा भी साथ में एक ज़रूर रखें और उसमें अपनी एनर्जी फिर साथ के साथ देते रहें। जी। सर हरियाणा में अपराध की स्थिति पर बात करते हैं। क्या सिचुएशन है आपको इस वक़्त लगता है? क्योंकि हरियाणा पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो नशे की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि पहले पंजाब को नशे का केंद्र माना जाता था। अब ये शिफ्ट होकर हरियाणा और साथ में हिमाचल की तरफ बढ़ गया है। हम हरियाणा की बात करते हैं। क्या सिचुएशन अभी आपको लगती है सर कि नशे से निपटने के लिए हरियाणा की पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है? और स्पेशली आपकी अंबाला रेंज की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? नशे को अगर हम देखें तो नशा एक सामाजिक बुराई है और कहीं पर भी अकेले एनफोर्समेंट से इस पर काबू नहीं पाया गया है। तो पुलिस का एनफोर्समेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इसको कंट्रोल करने में। पर मेरा ये भी मानना है कि जब तक किसी चीज़ की डिमांड होती है, तब तक वो चीज़ इधर उधर से कहीं ना कहीं से उसकी सप्लाई भी आ ही जाती है, जी, चाहे वो कानूनी तरीके से आए चाहे वो गैर कानूनी तरीके से आए। तो नशे की जहाँ तक हम बात करते हैं, ना केवल पुलिस की सख्ती बस, और इसके साथ साथ एक जो सामाजिक लहर इसके खिलाफ चलनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को, खासकर युवा वर्ग को ये सचेत भी करना ज़रूरी है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है आपको। जो शुरू में 1-2 बार करने से आपको थोड़ा-सा हाई मिल जाएगा, पर बाद में जब आप नशा करते हैं, तब भी आपको फिज़िकली और मेंटली एक डिस्ट्रेस में आप रहते हैं, जी, और जब आप नशा नहीं करते तब भी आप फिज़िकली और मेंटली डिस्ट्रेस में रहते हैं। तो एक बहुत गंदे से लूप में आप फँस जाते हैं, जहाँ आपको नशा करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपका शरीर उसकी डिमांड करता है, और नशा करके भी आप बुरा ही फ़ील करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, ना शरीर के लिए, ना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, ना आपको कि सामाजिक हेल्थ के लिए। आप सामाजिक तौर से भी लोग आपको, आपका एक तरीके से बायकॉट कर देते हैं और परिवार भी उजड़ जाते हैं। जी, तो ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अम्बाला रेंज की आपने बात की, तो हम इस पर दोनों ही तरीके से डायरेक्ट रूप से भी प्रहार कर रहे हैं। बाकी हमारे ज़िलों की जो नशा मुक्ति की टीम्स बनी हुई है, वो गाँव-गाँव जाकर सर्वे भी कर रही है कि कौन इसकी गिरफ्त में फँसे हुए हमारे युवा हैं। उनको हम विक्टिम की तरह मानकर उनका इलाज करवा रहे हैं। चाहे वो हमारे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हो या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ भी हमने कोलैबोरेशन किया है। और बहुत सारे ऐसे जो युवक थे जो इस जाल में फंसे हुए थे, उनको हम दोबारा मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। जी, वहाँ पर जो नशा बेचने वाले हैं, उन पर भी हम सीधे तरीके से प्रहार कर रहे हैं, और युवाओं की एनर्जी किस तरीके से चैनलाइज हो पॉजिटिव वे में, उसके लिए हम हर एक ज़िले में जो नशे के लिए माने जाते हैं गांव, जहां बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है, वहां पर स्पोर्ट्स के रूप में सभी युवाओं को खेल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी खेल में डाइवर्ट हो और वो नशे से दूर रह सकें। जी। आपको सर हरियाणा सीएमओ में भी एसओ का स्पेशल ऑफिसर का पद जो है वो मिला हुआ है, तो ये किस तरह से उसमें भी आप काम करते हैं उसके ज़रिए? जैसे राहगिरी के प्रोग्राम्स हो गए या इसमें और क्या-क्या प्रोग्राम हैं जिसके ज़रिए आप युवाओं को ख़ास तौर पर जागरूक करते हैं और उनको खेलों के प्रति जो है वो अग्रसर करने की आप कोशिश करते हैं? पब्लिक आउटरीच के जितने भी कार्यक्रम्स हैं, उनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नशे के खिलाफ एक मैसेज पूरे समाज में हम दें। अभी आपने बात की राहगिरी के भी काफ़ी हमने कार्यक्रम किए, बड़ी-बड़ी मैराथन्स करवाई हैं, और इतनी बड़ी मैराथन पूरे ही नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी नहीं हुई होगी, जो हमने नशे के खिलाफ करवाई हैं। कहीं पार्टिसिपेशन 50,000 था, कहीं 60,000 था, कहीं 70,000 लोगों का पार्टिसिपेशन था। इसके अलावा पिछले 1 महीने में हमने
एक बहुत बड़ी साइकिल यात्रा साइक्लोथॉन के माध्यम से भी निकाली। ये इसका सेकंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन लास्ट ईयर हमारा हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पर इस साल तो पिछले साल से डबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, करीब 7 लाख लोगों ने हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में इसमें पार्टिसिपेट किया, साइकिल चलाकर या जो साइकिल चला रहे हैं उनके साथ मिलकर। और ये बड़ा सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। लगभग 7 लाख लोगों ने शपथ भी ली कि हम नशा ना करेंगे, और जो हमारे आस पड़ोस में कर रहे हैं उसकी भी हम या जानकारी भी देंगे और उसकी काउंसलिंग भी करेंगे कि वो इस चीज़ से दूर रहे। तो दोनों तरीके से, एक तरीके से हम पुलिसिंग में डायरेक्ट एक्शन लेके और समाज में जागृति फैलाकर हम इस नशे से हमारे युवा को दूर रख सकते हैं। सर, हार्डकोर क्राइम की बात करते हैं, जैसे मर्डर वगैरह हो गया, वो घटनाएं भी पिछले दिनों में हमने देखा कि बढ़ रही हैं, तो उस पर कैसे लगाम लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है? हमारी पुलिस की टीम और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स जो एसटीएफ बनी हुई है, दोनों बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। और जो इस तरीके के हार्डकोर क्राइम की आपने बात कही, उनको लेकर हम बहुत सीरियस हैं और ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया है। जितने पिछले क्राइम हुए हैं उनको सभी को ट्रेस आउट किया है, जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी किया है, और आगे भी इस तरीके का अभियान हम जारी रखेंगे कि कोई भी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक साइबर क्राइम आजकल आपने देखा होगा कि जैसे डिजिटल अरेस्ट है या इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो इसमें पुलिस जो है इस पर लगाम लगाने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कोई कदम उठा रही है? या फिर मान लीजिए कोई साइबर क्राइम का शिकार हो गया, तो उस पर पुलिस जो है वो क्या एक्शन जो है बोले, जैसे मान लीजिए किसी के पैसे ही अकाउंट से कट गए, तो क्या वो पैसे वापस आ सकते हैं क्या? या कि इसका कोई टाइम पीरियड है कि हाँ इतने समय में ये पैसे जो हैं वो वापस आ सकते हैं, या क्रिमिनल जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं? साइबर क्राइम, जैसा आपने कहा कि अपराध समय के अनुसार बदलता रहता है। एक समय था जब डाकू होते थे, डकैतियां डालते थे, जिस तरीके से हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ा जी। तो वो क्राइम काफ़ी घटा। उसके बाद फिजिकल स्नैचिंग और रोबरी के इंसिडेंट होते थे, वो भी पिछले 5-6 साल में काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि कैश का फ्लो काफ़ी कम हो गया हमारे इकोनॉमी में। अब ये जो साइबर क्राइम के रूप में एक नए क्राइम शुरू हुए पिछले कुछ सालों में, और ये काफ़ी बढ़ भी रहे हैं, तो इनको दोनों ही तरीके से, इनको किस तरीके से हम लोगों को ठगी होने से बचा सकते हैं, उसके लिए समय समय पर बहुत सारे हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं उनकी जागरूकता के लिए। और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में, 2 साल में लोग काफ़ी जागरूक भी हुए हैं इसके बारे में। जो नॉर्मली जिस जिस तरीके से पहले साइबर क्राइम होते थे वो नहीं हो रहे हैं, पर इसके साथ साथ लोगों ने साइबर क्राइम करने के तरीके चेंज कर दिए हैं। जी। और उन पे भी जो जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम लोगों को जागरूक करते हैं। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर ये क्राइम हो जाए तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 पे जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी ही जल्दी आपके पैसे रिकवरी होने की संभावना है। उस पर जो आपकी डिटेल्स होती है वो अपने अकाउंट की और बाकी चीज़ों में, क्योंकि साइबर क्राइम की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि पैसा किसी ना किसी अकाउंट में जाता है, जी। और उस अकाउंट की डिटेल जितनी जल्दी मिल जाती है पुलिस को, उतनी ही जल्दी वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है और फिर उससे रिकवरी करना आसान होता है। और ये हरियाणा ने बड़ा बखूबी किया है। पिछले 1 साल में जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें हरियाणा साइबर क्राइम के केसेस की रिकवरी करने में और इसको मैसेज को फैलाने में पूरे भारतवर्ष में उसका प्रथम स्थान रहा है। और इस तरीके की हम जो कार्यक्रम है वो आगे भी जारी रखेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट आप लोगों के साथ होता है, उसकी सूचना 1930 पे बगैर किसी देरी के ज़रूर आप लोग करें। जी। सर, आखिर में मेरा सवाल क्या, मैं युवाओं को, आज के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कि पुलिस के नाम से एक कहावत भी है कि हाँ, पुलिस की ना यारी अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे जो आज की तारीख में कुछ ऐसे रास्ते पर जाने, या हम ये कहते हैं कि हाँ चले गए हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए, तो वो कैसे उस रास्ते से हटें और अच्छी राह अपनाएं? और दूसरा ये कि पुलिस जो क्राइम को रोकने के लिए काम तो कर रही है, वो तो उसका एक मेन काम है, लेकिन उसके अलावा
आम जनता जो है वो हरियाणा में अपने आप को सेफ महसूस करे, इसके लिए क्या कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि हाँ, हरियाणा की जनता को ये लगे कि हाँ, हमारी स्टेट की पुलिस जो है वो हमारे साथ है और हर काम जो है वो अपराधियों को पकड़ने का या उनको दंड दिलवाने का काम जो है वो कर रही है? मेरा युवाओं से एक ही अनुरोध है कि आपकी ज़िंदगी का ये जो समय है, ये बहुत प्रीशियस है। आप इसको किसी भी तरीके की फालतू चीज़ों में नष्ट ना करें, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। और एक बार जो आपने ये समय वेस्ट कर दिया तो ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाएँगे जो आप अभी अचीव कर सकते हैं। इस समय को अपना करियर बनाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए इस्तेमाल करें, मेहनत करें उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके बाद इस तरीके की फ़ोर्स है जो आपको आपका मुकाम तक पहुंचने के लिए रोक सकती है। नशे से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें, क्योंकि इसका कोई भी अच्छा परिणाम सामने नहीं आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने नहीं है जो नशा करके या गलत संगति में या क्रिमिनल्स के साथ रह के जिसने ज़िंदगी में अचीव किया हो। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि पुलिस की दोस्ती और पुलिस की दुश्मनी दोनों ही बुरी है, तो मैं दुश्मनी तो बिल्कुल कहूँगा कि वो बिल्कुल बुरी है और ये अपराधियों के लिए बुरी है। और ऐसे जो भी अपराधी है, अपराध में हैं, उनके साथ हम पूरी सख्ती से पेश आ रहे हैं, पूरी सख्ती से काम कर रहे हैं और उनको हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। दूसरी बात, कम्युनिटी पुलिसिंग की आपने बात की है कि पुलिस को आप अपना दुश्मन ना समझें, जो आम नागरिक है उनके लिए हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके आस पड़ोस में अगर कुछ आपको लगता है कि इस तरीके की घटना हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक ज़रूर पहुंचाएं और पुलिस को अपना मित्र समझें। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पूरे हरियाणा में इस तरीके के काफ़ी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी की, हमारे लोगों की, कि आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी आपको कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी दिखता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ बातें करें, शेयर करें चीज़ें, तो एक एक बेहतर वातावरण हम मिलकर इस हरियाणा को दे सकते हैं। सर, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे तरीके से बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।